डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हर एक क्वेश्चंस को बारी बारी से हल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूपों में निरूपित कीजिए। यानी जितने भी यहाँ पर लिखे गए उनको केवल द्विघात समीकरण बना देना है बस। उसमें से पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें कह रहा हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, यानी जो माने हैं वही लंबाई और चौड़ाई होगा। ऊपर आपको क्वेश्चंस को देखना है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी केवल द्विघात समीकरण बना देना है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे किए जाएं, दुगना, कम, अधिक, इस प्रकार से आधा, 2/3, जब भी ऐसे क्वेश्चंस किया जाए तो जिसका कहा जाए उसी को मानिए आप हमेशा। मान लीजिए कहा चौड़ाई से दुगना है, लंबाई से एक कम है, इस प्रकार से, या लंबाई का 2/3 है, तो जिसकी बात की जाए हमेशा उसी को सबसे पहले मानिए। तो इसमें कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई के दुगने से, तो सबसे पहले आप चौड़ाई को मान लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन है। दूसरे का पहला क्वेश्चन हल डाल देंगे और हल डालने के बाद मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, क्योंकि इसमें दिया है मीटर में। आयताकार भूखंड की चौड़ाई x, तो जब चौड़ाई मान ली है तो लंबाई पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? तब लंबाई जो होगा कितना होगा? लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दुगना यानी 2 गुणे x हो जाएगा, तो 2x, और एक अधिक यानी 1 जोड़ देंगे। ये आ गया इतना आपका लंबाई। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया है? 528 वर्ग मीटर। 528 वर्ग मीटर। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। कोई भी वस्तु यदि आयताकार है और उसका क्षेत्रफल निकाला जा रहा है तो वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर लंबाई देखा जाए तो कितना है? 2x + 1 है, और गुणे चौड़ाई कितना है? x, और बराबर ये हो जाएगा 528 के। आपको पता होना चाहिए, कोई भी आयताकार स्थान हो, वस्तु हो, कोई भी, यदि उसकी हम आज क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। लंबाई 2x + 1 और चौड़ाई x, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x² + x, और इसको प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 528, और इधर बन जाएगा 0। बस ये हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया? द्विघात समीकरण। बस यही आंसर है इसका। इसको हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना, तो द्विघात समीकरण बन गया। आगे क्वेश्चंस में लिखा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भूखंड की जो लंबाई और चौड़ाई होगा, चौड़ाई x होगा और लंबाई 2x + 1 होगा। इससे आगे हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें हर एक क्वेश्चंस को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 4.1 के
क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है और कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, लेकिन याद रहे हमें इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल गुणनफल। अब क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। क्रम से मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं या इस प्रकार के जो पूर्णांक आते हैं उसको हम कहते हैं क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो पूर्ण संख्या वो सभी पूर्णांक हैं। और पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक भी होता है, एक धनात्मक। तो हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यदि हम कह दें कि पहला क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक है वो 5 है, तो दूसरा कितना होगा 6, क्योंकि क्रमागत है 5 के बाद 6 ही आएगा। अगर हम कह दें पहला 10 है तो दूसरा 11 होगा। यदि हम कह दें पहला 15 है तो दूसरा 16 होगा, क्योंकि क्रमागत है यानी क्रम से है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे, अंतर, तो यहाँ पर 1 है, इन दोनों के बीच में भी 1 है, इन दोनों के बीच में भी 1 है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हमें एक क्रमागत यानी पहली क्रमागत संख्या पता चल जाए तो दूसरा हम पता कर लेंगे कैसे, एक उसमें जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है। हल डालेंगे और हल डालने के बाद मानेंगे माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x। ठीक है। अब बताइए, जब पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने x माना है तो दूसरा क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक पता चल जाए तो दूसरा पता चल जाएगा। तो दूसरा जो होगा द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तब द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x + 1। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का गुणा करने हैं तो 306 मिल रहा है। तो x गुणे x + 1 बराबर 306, गुणा कर लेंगे तो x² और प्लस x बराबर 306 हो जाएगा। और इनको हम हल कर लेंगे तो x² + x - 306 बराबर इधर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। तो इस तरह से हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। बस इतना ही काम है और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन को भी हमें द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। यानी यदि रोहन 10 वर्ष का है तो उसकी माँ 36 वर्ष की है। यदि रोहन 16 साल का है तो उसकी माँ 42 साल की है, यानी 26 साल बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी आज से अगर 3 साल बाद उनके आयु का गुणा कर लेंगे तो 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी रोहन की वर्तमान आयु बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। हल डाल देंगे और हल डालने के बाद मानेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो उसकी माँ की क्या हो जाएगी? तब रोहन के माँ
की वर्तमान आयु इससे 26 साल बड़ी है, यानी बड़ी मतलब जुड़ जाएगा x प्लस 26 वर्ष। अधिक कहे, ज़्यादा कहे, बड़ी कहे तो जुड़ेगा, ठीक है, तो जुड़ जाएगा, वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद अरे यदि इनकी उम्र देखा जाए 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, चाहे पश्चात शब्द लिखा हो या बाद शब्द, पश्चात लिखा हो या बाद शब्द, जब भी पश्चात या बाद शब्द होगा तो जो समय होगा उतना जुड़ जाएगा। जैसे मानिए यदि कोई इस समय 20 वर्ष का हो तो 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का, यानी 5 जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से 3 वर्ष बाद यदि इस समय रोहन की आयु x है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 3, और माँ की हो जाएगी, यानी रोहन के माँ की आयु ये हो जाएगी x प्लस 26 है ही, और प्लस 3 और जुड़ जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है? अगर इन दोनों का गुणा कर लें x प्लस 3 और गुणे कर लें x प्लस 29 तो हमें मिल जाएगा 360। क्या मिल जाएगा? 360। गुणा करते हैं x गुणे x स्क्वायर प्लस x गुणे 29 तो 29x, यहाँ पर प्लस 3 गुणे x 3x और प्लस 3 गुणे 29 तो 9 त्रिक 27 और 3 दूना 6 और 2 8, 87 हो जाएगा, बराबर इधर 360। और देखिए x स्क्वायर a प्लस जुड़ जाएगा, हो जाएगा 32x, 29 3 32 प्लस 87 और ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 360 बराबर 0। एक बार और लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 32x और ये प्लस माइनस घट जाएगा माइनस, 10 में से 7 घटाएंगे 3 और 15 में से 8 घटाएंगे 7 और यहाँ पर 2 ओ बराबर 0। यानी आपका द्विघात समीकरण बनेगा ओ बनेगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, यानी x का वर्ग प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बनेगा और इस तरह से आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है और इस चौथे क्वेश्चन को भी हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल मतलब हर एक की एक चाल होती है। जो गाड़ी हमेशा जिस चाल से चलती हो उसे कहते हैं समान चाल। समान चाल, ठीक है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यानी एक रेलगाड़ी है जो समान चाल, समान मतलब एक साथ एक स्पीड में बराबर, ना कम ना ज़्यादा, उसी स्पीड में चल रही है और उसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। डियर फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे का चौथा क्वेश्चन है, हल डाल देंगे। ठीक है, इसमें एक हमें पता है, क्या पता है? दूरी पता है, तो यहाँ लिख देंगे दूरी। दूरी कितना है? 480 किलोमीटर और चाल हमें बतानी है तो चाल को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर पर आवर है, यानी प्रति घंटा है।
रेल की गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 480, समय कितना लगेगा? 480 किलोमीटर की दूरी जाने में समय कितना लगेगा? तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यानी अगर दूरी निकालना हो तो चाल और समय का गुणा कर देंगे, लेकिन यदि हमें समय निकालना हो तो क्या हो जाएगा? समय निकालना हो तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है? समय निकाल लेंगे, दूरी है 480 और बटे चाल कितनी है x, तो इतने घंटे बन जाएंगे, इतने घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं प्रश्नानुसार और प्रश्न के अनुसार इस क्वेश्चंस को हल करेंगे जैसा प्रश्न कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो चाल देखिए कितना है? x है, ठीक, चाल x है। तो फिर से देखिएगा 480 बटे चाल x है, इसमें 8 कम कर देंगे यानी 8 घटा देंगे, तो जो समय लगेगा इससे 3 घंटा अधिक लेती, यानी जो पहले लगा, यदि पहले 5 घंटा लगा है तो बाद में 8 घंटा लगेगा, यदि पहले 10 घंटा लगा है तो बाद में 13 घंटे लगेगा, 3 घंटा अधिक लेती है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें, सपोज डेट ये जो समय है इससे 3 घंटा अधिक है, तो ये जो समय है 480 बटा x, इसमें हम क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे। यदि हम 3 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो गया। देखो मान लीजिए 5 घंटा लगा और बाद में 8 घंटा लगा, तो ये 8 है, ये 5 है, इस 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। और समय पर ही निकाले हैं, ये दूरी है और ये चाल है। चाल था x, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो कम होगा तो घटाएंगे, अधिक होगा तो जोड़ेंगे, तो घटा दिए हैं, तो ये हमारा समय निकल गया। अब ये जो समय आया है पहले से 3 घंटा अधिक है, तो पहले वाले में 3 घंटा जोड़ देंगे तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर। अब इसको हल कर लेते हैं हम। हल किया जाए, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 480 बटे x माइनस 8 और माइनस 480 बटे x बराबर यहाँ 3। ठीक है, इसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 480 है, कैसी गुणा कर देंगे? इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480x और माइनस ये हो जाएगा 480x और इस माइनस से बीच वाला हो जाएगा प्लस, है ना, और 8 का गुणा होगा तो 8 शून्य शून्य, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएगा, यानी 3840। और बटे का आपका हो जाएगा x और ब्रैकेट में x माइनस 8 और इधर आपका 3। अब देखेंगे ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा आपका 3840 बटे, नीचे गुणा कर लेंगे तो x स्क्वायर और माइनस 8x बराबर का 3। 3 को हम बटे 1 कर सकते हैं, कैसी गुणा कर लें तो इधर हो जाएगा 3840 और इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 8 त्रिक 24x। आगे समझिएगा, इसको भी उधर लेकर चले जाएं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 बराबर 0। एक बार ट्राई करेंगे क्या 3 का भाग सभी में जा सकता है, तो ये तो चला जाएगा, इसमें भी देख लेते हैं। 8 4 12 3 15 चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3 अक्कम 3, 3 दूना 6 और 3 8 24 और यहाँ बराबर 0। तो ये एक क्वेश्चन बना। क्या बना? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, यानी x का वर्ग माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बना।
तो इस तरह से हर एक क्वेश्चंस को हम द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में आपने द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हर एक क्वेश्चंस को द्विघात समीकरण में निरूपित किया और आपने देखा कि किस तरह से हम हर एक क्वेश्चंस को सरल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में उतना ही। धन्यवाद।